हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक यूट्यूब वीडियो पे। जो कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है बाबू? बीएससी वाले बच्चों लोग के लिए। ठीक है सर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे किसका? केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था कि कोवेलेंट कंपाउंड को आप कैसे पता करते हो, और सेकंड लेक्चर में हमने डायपोल मोमेंट को देखा था। ठीक है, कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है वीबीटी के अकॉर्डिंग, वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग, वो सब मैंने बता दिया था। अब हम लोग चालू करेंगे किसको? हमारे एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। लास्ट सेकंड लेक्चर पे मैंने क्या किया था, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर पे आपको डायपोल मोमेंट समझा दिया था, यानी कि डायपोल मोमेंट अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आज मैं वो क्या समझाऊंगा कि डायपोल मोमेंट आप आइडेंटिफाई करना तो सीख गए, पर आप उसको कहां कहां उसके अप्लाई करोगे आप उसको, तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर को अभी क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, एक और लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 क्या है बाबा? सबसे पहले अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी कि यहां पर हमें अभी क्या देखना है? एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग डायपोल मोमेंट से के हेल्प से क्या क्या फाइंड कर पाए। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या आपको पता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि डायपोल मोमेंट के हम लोग हेल्प से मॉलिक्यूल का शेप निकाल पाए। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा बाबू? हाँ बाबू, हो रहा है रिकॉर्ड। तो पहला क्या है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल सर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग डायपोल मोमेंट से कैसे निकाल पाए? जैसे कि मान लीजिए वाटर है। ठीक है, वाटर को, वाटर क्या है, पहले वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर एक क्या रहता है? लोन पेयर। सर आप ये कैसे बना दिए? पहले 2 लेक्चर्स में यही चीज सिखाया था बेटा। ठीक है, तो अब क्या है कि वाटर का शेप जो है, वाटर का स्ट्रक्चर और शेप, वाटर का जो शेप है, वाटर का शेप हम लोग कहां से निकालने सीखे थे आपको पता है? वाटर का शेप हम लोग को पता चला डायपोल मोमेंट से। सर क्या बोल रहे हैं? हाँ बापू, डायपोल मोमेंट के मदद से हमें वाटर का शेप पता चला। पहले जब तक डायपोल मोमेंट का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तब तक हम लोग यह बिलीव करते थे कि जो वाटर है उसका लीनियर शेप है। क्यों लीनियर शेप आपको पता है? वाटर में क्या रहता है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन रहता है। तो सब साइंटिस्ट सोचते थे कि लोन पेयर ऐसे रहेगा, तो सब साइंटिस्ट ये सोचते थे कि यहाँ पर ये जो वाटर है उसका शेप क्या है? लीनियर है। पर जो डायपोल मोमेंट है वो बोला नहीं बाबू, इसका शेप लीनियर नहीं, इसका शेप क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर क्या? ट्रायगोनल प्लेनर। और शेप क्या है? वी शेप। सर स्ट्रक्चर और शेप में कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि उसको अलग अलग कैसे पता करते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अभी बता देता हूं। स्ट्रक्चर के लिए आप जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको, स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करो, जो नॉर्मल इसका हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंग नाम लिख दो। सर ये भैया सिखाया था, अब एक एक चीज वापस सिखाना तो भैया मुश्किल हो जाएगा। और सर शेप के लिए क्या करो, आप लोन पेयर को ढक दो। अगर आप लोन पेयर को ढक दोगे तो आपको सिर्फ ये क्या दिखेगा? एक यही कंपाउंड दिखेगा। ठीक है, सिर्फ क्या दिखेगा? ये कंपाउंड। तो अब देखिए लोन पेयर को ढकने के बाद सिर्फ क्या मेरा? यही कंपाउंड। तो ये कौन सा शेप कहोगे? आपको नहीं दिख रहा है भाई, ये एकदम वी शेप का नहीं हो गया। देखिए वी शेप का नहीं हो गया, वी फॉर वायलेट, वी फॉर वायलेट शेप का हो गया। तभी हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल किससे पता चला है? डायपोल मोमेंट से। ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या लिख दोगे आप कि अर्लियर, पहले तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं ना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल एकदम आइडेंटिफाई कैसे करना वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब बता दिया, आप जाके उसको जरूर जाके विजिट करिए। तो पहला क्या? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आप डेफिनेशन ये दे देना कि अर्लियर साइंटिस्ट believed that the shape of water is linear, but with the help of dipole moment we found that the shape of water is linear, is क्या? वी शेप। इसका शेप क्या है? वी शेप। और स्ट्रक्चर बोलेगा तो ट्रायगोनल प्लैनर। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक है, अब क्या है? ये था हमारा पहला, यानी कि डायपोल मोमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला बाबू पता है ना डायपोल मोमेंट कब बनेगा? डायपोल मोमेंट कब होगा? जब वहां पर सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, यानी कि सेपरेशन ऑफ चार्ज यानी कि पोलर कंपाउंड। सर पोलर कंपाउंड यानी कि एकदम, आइए 1 मिनट में बता देते हैं। जैसे कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर
और एक होता है नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं? पोलर कंपाउंड उसको बोलते हैं जहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जहां पर चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। और नॉन पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहां नो चार्ज सेपरेशन, जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं है वो क्या, नॉन पोलर कंपाउंड, और जहां पर चार्ज सेपरेशन है वो क्या, पोलर कंपाउंड। सर चार्ज सेपरेशन का एग्जांपल दे दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप HCl ले लीजिए, ठीक है। HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन क्या, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। वापिस से क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वहीं पर नॉन पोलर कंपाउंड जैसे कि मान लीजिए Cl2 है, तो दोनों क्या है, सेम कंपाउंड है, तो आप इसमें कैसे बता पाओगे कि कौन सा पोलर है, कौन सा सॉरी कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा कम है? तो यही है। और जो कंपाउंड पोलर रहेगा उसी कंपाउंड के पास क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट रहेगा। यह है डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। यानी कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकेंगे, वो भी हम लोग किससे समझे थे, डायपोल मोमेंट की हेल्प से समझे थे, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो आप कैसे कोई कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, वो भी आप किसके हेल्प से समझोगे, डायपोल मोमेंट के समझोगे, ठीक है, डायपोल मोमेंट के हेल्प से। तो इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट, अगर इसका क्या बोलता है बाबू, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट, अगर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है सर। अगर if a molecule is non-polar, if a molecule has no dipole moment, यानी कि वहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सिंपल सा सर, सिंपल। अगर कोई भी कंपाउंड के पास डायपोल मोमेंट है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरी जान, पोलर। और कोई भी कंपाउंड के पास अगर डायपोल मोमेंट नहीं है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है सर, समझ गए? हाँ सर समझ गए। यानी कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कंपाउंड पोलर है उसके पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट, और जो कंपाउंड के पास डायपोल मोमेंट है यानी कि वो कंपाउंड क्या है, पोलर है। भैया एकदम अपना अपना वाला रिलेशन है, झप्पी पालो, अपना अपना वाला क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड पोलर और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, यह भी हम लोग डायपोल मोमेंट के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड, यानी कि कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा पोलर है वो हम लोग डायपोल मोमेंट के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बाबू, तो तीसरा क्या है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड, यानी कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा पोलर है, ये भी हम लोग डायपोल मोमेंट के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बाबू डेफिनेशन क्या है कि व्हेन कंपाउंड इज मोर पोलर, जब कंपाउंड ज्यादा पोलर है, यानी कि व्हेन द कंपाउंड इज मोर पोलर देन इट हैज मोर डायपोल मोमेंट। यानी कि जितना ज्यादा वो कंपाउंड पोलर है, यानी कि जितना ज्यादा उसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, वो कंपाउंड उतने ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा। इसका एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं, आपको झट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है बाबू, जैसे मान लीजिए HF है, ठीक है, HF है और एक क्या है, HCl है। तो HF का पोलैरिटी कितना है पता है, सॉरी HF का डायपोल मोमेंट कितना है आपको पता है, डायपोल मोमेंट 1.92 है। ये डिवाइन होता है, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, 1.92 है। और HCl का क्या है बाबू यूनिट, HCl का डायपोल मोमेंट कितना आपको पता है, 1.03 डिवाइन। डिवाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे आपको करती है इग्नोर कौन, वो, ठीक है। तो HF का कितना है 1.92 और HCl कितना है 1.03। तो सर HF का डायपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है HCl से, आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि कैसे फाइंड करोगे, जैसे कि HF ज्यादा पोलर है HCl से, तभी उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। सर नहीं समझे बाबू, पोलैरिटी किसका ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। सर क्या बोल रहे हैं, इसकी मां का,
एकदम समझ में नहीं आ रहा है, चलिए समझाते हैं। पोलैरिटी जितना ऐसे लिखते हैं, ऐसे एकदम दिल के अंदर लिख दें, दिल के अंदर ऐसे बनाया दिल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा उतना कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड पोलर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। अरे सर क्या बोल रहे हैं, अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ऑर्डर पता है, यानी कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका क्या है, फोन कॉल ब्रो, ब्रो को फोन करो, ठीक है। क्या है सर, अभी डायरेक्ट आपको लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर डायरेक्ट लिख देते हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। क्लोरीन और ब्रोमीन का भी ए बाबू, क्लोरीन और ब्रोमीन का तो इस्तेमाल है अभी, तो फोन कॉल ब्रो, ठीक है, फोन कॉल ब्रो। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपको पता है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, ठीक है। ये इसका क्या है, राइट सीक्वेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, क्लोरीन, उसके बाद कौन है, ब्रोमीन। मैं ना अभी शब्दों के साथ खेल रहा हूं, तो आप एकदम अटेंटिव होके बैठे, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, क्लोरीन से। ये बाबू लोग को आप भूल जाओ। तो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, क्लोरीन से, ठीक है सर। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सामने वाले एटम्स और जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हाँ बोलिए, हाँ सर बोल दिए। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण किससे, क्लोरीन से, तभी इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, और जो कंपाउंड का डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा पोलर होगा सर। सिंपल सा रीजन यही है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। कैसे करेंगे बता रहे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए सर, यानी कि जिसमें चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा उतना ही वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर। बात खत्म। डायपोल मोमेंट की हेल्प से कैसे फाइंड कर लिए समझ में आ गया, ठीक है सर। अब चौथा पॉइंट इसको नोट कर, चौथा पॉइंट क्या है बाबू हम लोग का, कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं यानी कि डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर को डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, यहां पर क्लोरीन। सिस का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहता है, सेम काइंड ऑफ एटम सेम साइड में रहते हैं, सिस आइसोमर। और यहां पर ट्रांस आइसोमर ले लेते हैं, यानी कि सेम काइंड ऑफ एटम ऑपोजिट साइड में रहेंगे। तो डायपोल मोमेंट का आपको डायरेक्शन पता है ना, पॉजिटिव से कहां होता है, नेगेटिव एटम की तरफ। तो यहां पर देखिए कार्बन और क्लोरीन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का सॉरी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, क्लोरीन की तरफ। तो कार्बन से पॉजिटिव से नेगेटिव एटम, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव एटम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और क्लोरीन, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा और यहाँ पर ये एरो नीचे जाएगा। कैसे जाएगा सर, क्लोरीन नीचे है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या उससे ऊपर है। तो कार्बन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से हम लोग सिस और ट्रांस के बीच में डिफरेंस पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ Cl है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ये क्या लेते हैं हम लोग, ट्रांस आइसोमर। तो आप जैसा कि बाबू देख सकते हो कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस, तो यहाँ पर सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस। इसका रीजन सर, इसका रीजन क्या है बाबू, देखिए यहाँ सिस में, देखिए सिस में, इसको मत देखिए, अभी सिस बहना को देखिए। तो यहां पर देखिए एरो का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और यहाँ पर एरो का डायरेक्शन इधर है, यानी कि दोनों, जैसे मान लीजिए दोनों डायरेक्शन ऐसे है, तुरुक 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 तार आ रहा, दोनों डायरेक्शन किधर, इधर है। तो दोनों डायरेक्शन इधर होने के कारण ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है सर, बढ़ जा रहा है। मान लीजिए एक एरो ऊपर जा रहा है, दूसरा एरो भी ऊपर जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अब यहीं पर ट्रांस में क्या होता है, एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे जा रहा है, तो आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को कैंसल आउट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं सर, कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। कैंसल आउट कर रहे हैं, हाँ सर कैंसल आउट कर रहे हैं। तो सर हम लोग डायपोल मोमेंट, यानी कि डायपोल मोमेंट के यहाँ पर हेल्प से हम लोग एरो दिए, फिर हम लोग ऊपर नीचे वाले को कैंसिल कर दिए। बाबू एंड ऑफ द डे में ऊपर नीचे तो है,
एक ऐसे बढ़ रहा है तो एक ऐसे करके बढ़ रहा है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसे बढ़ रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही बढ़ रहा है, दूसरा भी कैसे बढ़ रहा है, मान लीजिए नीचे बढ़ रहा है, तो दोनों नेट रिजल्टेंट कहाँ है, आगे की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं ना, मैं वही बोलना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना 5वां पॉइंट। अब इसको नोट कर लीजिए, अरे यार नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लिए होंगे तो हमसे हमारे हेयर स्टाइल के बारे में जरूर से कमेंट करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या हमारा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब 5वां पॉइंट क्या हमारा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पारा आइसोमर। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पारा आइसोमर। तो आप ऑर्थो मेटा और पारा आइसोमर में कैसे डिफरेंस कर सकते हो, तो चलिए सबसे पहले वो लोग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रहा हमारा बेंजीन, चचा हाय हाय, ऑर्गेनिक में बहुत स्वाद लिए हम लोग बेंजीन का। ये ऑर्थो आइसोमर बना दिए, ये मेटा आइसोमर बना दिए, और ये वाला आइसोमर कौन सा बना दिए, पारा आइसोमर बना दिए। ठीक है, ए बी सी। तो यहां पर बोला है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका क्या नाम है आपका, डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑर्थो मेटा और पारा आइसोमर को। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं आपको एक तो बात बता देता हूं। क्या बात है सर, कि जो भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा उतने उसका कम क्या होगा, डायपोल मोमेंट। ठीक है सर, समझ गया। यानी कि जो भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा है उतना ही कम क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा सर। तो यहां पर सर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा आपको पता है, ए का। डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो सबसे ज्यादा होगा, ओ यानी कि ऑर्थो, फिर डायपोल मोमेंट ऑफ पारा, फिर डायपोल मोमेंट ऑफ क्या, ऑर्थो सॉरी, फिर यहां पर आ गया मेटा, ये वाला मेटा, और यहां पर पारा। ऐसा क्यों सर, अभी आपको बताते हैं। मैं क्या बोला कि जो कंपाउंड का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो सर अभी आप ए को देखिए ऑर्थो आइसोमर में, यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, जैसे मान लीजिए ये कितना हो गया, यहां से ये मान लीजिए 90 डिग्री है ये, तो ये रफ एंड रफ मान लीजिए इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसको मान लीजिए आप रफ एंड रफ, ये पूरा 180 है, इसको मान लीजिए 150 डिग्री, और ये पूरा कितना 180 डिग्री। भैया इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का एंगल कितना है, 150 डिग्री। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। इस और इस क्लोरीन के बीच में स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा उतने कम क्या होगा, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, पारा आइसोमर का, तो सबसे कम डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, पारा आइसोमर का। यहाँ पर मैं यही दिखाना चाहता हूँ, देखिए एरो का मुंह इस तरफ है और ये लास्ट में, यानी कि सबसे कम इसका है। उसके बाद मेटा का बीच में, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल बीच वाला है, ना ही 180 है ना ही 60 है, 150 है, और इसका 60 होने के कारण इसका सबसे ज्यादा क्या है, डायपोल मोमेंट है। ठीक है, होप करता हूं आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि हम लोग अभी फाइंड करेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। एप्लीकेशन डायपोल मोमेंट का खत्म हो गया, अब हमारा लास्ट क्या है कि हम लोग फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड पूरा प्रॉपर वही बॉन्ड नहीं रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक मस्त कहानी बताते हैं। कहानी ये है सर कि कोई भी कंपाउंड जो है ना वो प्रॉपरली आपका कोवेलेंट नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड, सॉरी कंपाउंड नहीं बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड प्रॉपरली कोवेलेंट नहीं होता है, ना ही प्रॉपरली आयोनिक होता है। उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ हेर फेर रहता ही है। जैसे आपके वाली आपसे सिर्फ लॉयल नहीं है, वो 3-4 जनों से लॉयल है। ये बात समझ जाओ मेरे प्यारे बेटो, और केमिस्ट्री भाई राघव को सब्सक्राइब करो और आगे पढ़ाई करो, वही काम आएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है कि अब हमारा टॉपिक क्या है, आयोनिक कैरेक्टर लास्ट। अच्छा सॉरी, इसको भी मान लीजिए आप, यहां पर ना पूरा डायपोल मोमेंट को तो काम नहीं, पर डायपोल मोमेंट की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो छठवां एप्लीकेशन मान लीजिए आप, छठवां एप्लीकेशन मान लीजिए आप कि क्या है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन सर अभी बोले क्या पढ़ाता है सर, अपने को नहीं पता है भाई, थोड़ा वो तेजी में इधर उधर निकल जाता हूं। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ
डायपोल मूवमेंट, यानी कि डायपोल मूवमेंट के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आयोनिक कैरेक्टर को इन अ कोवेलेंट कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, सॉरी परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक इन HCl मान लीजिए, परसेंटेज ऑफ आयोनिक डायरेक्ट बोलिए। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल डीएम यानी कि डायपोल मोमेंट अपॉन में क्या, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू में क्या 100। सर ये क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाएंगे आपको उसके ऊपर। यानी कि कोई भी कंपाउंड क्या है, परफेक्टली कोवेलेंट नहीं है, उसके अंदर क्या आयोनिक कैरेक्टर है। तो अभी आपको वही परसेंट फाइंड करना है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन में क्या, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू में 100। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या ले लेंगे, मान लीजिए कि आपको दे दिया कि क्वेश्चन क्या है, डायपोल मोमेंट इन LiH इज, यहां पर सब SI में काम चलेगा। ठीक है, इस क्या 1.964 इंटू 10 टू द पावर -29 C.m, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है C.m क्या आपका कूलम्ब इंटू मीटर, सब SI का काम है बाबू। ठीक है, इतना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन Li एंड H, उड़ी बाबा की गेम खेल दिया बाबू, बता रहे भी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहां आ गया सर, ये हम डिस्टेंस बिटवीन Li एंड H इज कितना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 1.596 एमस्ट्रॉन्ग। 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है बता दे रहे गधे लोग को, 10 टू द पावर -8 cm, दोनों अगर स्मॉल में तो cm सेंटीमीटर, और 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अभी हमें इसका काम है, याद कर लेना अनपढ़ लोग। और क्या है 1.596 एमस्ट्रॉन्ग, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड भाई क्या फाइंड करना, आपको ही पता है ना यार, इतना क्वेश्चन क्या लिखे, फाइंड परसेंटेज ऑफ आयोनिक। अब यहाँ पर सर दो दुविधा आ गया, सबसे पहले इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन Li एंड H, ये हमें क्यों दिया, तो थोड़ा जब इसका जिक्र हमें, जिक्र से याद है अनूप जैन का, लगता कभी चलो मेरे नाम का जिक्र होगा कि नहीं, बहुत गंदा गाना गाता हूं मैं। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन Li एंड H क्या है 1.596 एमस्ट्रॉन्ग। सर इसका जिक्र क्यों किया, इसका जिक्र इसलिए किया, क्यों करेगा सर, ना एक्सपेरिमेंट ना इसका फॉर्मूला में तो कहीं इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का बात छेड़ा ही नहीं गया, तो यहाँ पर इसका जिक्र क्यों करेगा, इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए करेगा बाबू, यहाँ पर आपको सिखाते हैं थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट क्या आपको पता है, यही वाला, जब जहां पर बोलते हैं डायपोल मोमेंट इन LiH इज, जहां पर डायरेक्ट डायपोल मोमेंट दे यानी कि वो क्या है थ्योरेटिकल है, यहां पर लिख दे, जहां पर डायरेक्ट डायपोल मोमेंट दे, जहां पर डायरेक्ट डायपोल मोमेंट, भाई मेरा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है टाइपिंग वाला, ऐसे बोलता अच्छा हूं मैं, जहां पर डायरेक्ट डायपोल मोमेंट देगा वहां पर, जहां पर डायरेक्ट डायपोल मोमेंट देगा वहां पर वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, बात खत्म। तो सर अभी हमें क्या निकाले, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे पता है, Q इंटू डी के फॉर्मूला से। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी। तो एक्सपेरिमेंटल यानी कि जो आप अपने से निकाल रहे हो, यानी कि वो भी क्या होगा Q इंटू डी। तो बाबू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मेरे को याद था ना बाबू, गलत नहीं समझना। और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 1.596 एमस्ट्रॉन्ग, तो 1.596 इंटू 10 टू द पावर -10, -8 लिखते अगर सेंटीमीटर और -10 मीटर पे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया हमारा एक्सपेरिमेंटल। तो अब इसको डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट कितना है 1.6 इंटू 1.596 इंटू 10 टू द पावर -29, और थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट हमें कितना दिया हुआ है 1.964 इंटू 10 टू द पावर -29। ठीक है, इंटू में क्या 100, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -20 को काटने के, और हमें फाइनल खुचरा मुचरा आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 76.8%, 76.8%। तो इस फॉर्मूला से आप कैसे निकालेंगे समझ में आ गया आपको। ठीक है,
डेट आपको क्या बोल देगा, डायपोल मोमेंट इन LIH कितना है, इतना, यानी कि वो क्या है, थ्योरेटिकल। फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दे देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्सपेरिमेंटल कैसे निकालना है। एक्सपेरिमेंटल का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डी, क्यू कितना है, डी कितना है, ठीक है सर, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। इतना इजी क्या है, डायपोल मोमेंट की हेल्प से। दूसरा मेथड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब मदद से भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए होंगे, पॉज करो और नोट करो बेटा लोग, नहीं तो साथ साथ नोट करो, ठीक है। अब एक तो आपको बता देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग को भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, चालू करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये अलग बात है। तो यहाँ क्या है, हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर विथ क्या, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आपको पता है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर 16 इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, माइनस के बाद इसको कर देंगे प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये हमारा है, हम लोग आयोनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसका एग्जांपल आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आपको पता है, 1.9, और क्लोरीन कितना आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मान लीजिए 4 है। बाबू देखो, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि यहाँ पर फ्लोरीन था कि क्लोरीन था, मैं अंदाजा में तीर चला रहा हूँ, ठीक है। मान लो भाई, मान लो, ठीक है, मान लो। तो यहाँ पर आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, HCl का आपको पता है, आयोनिक का। सबसे पहले आप डेल्टा एक्स निकाल लेने का। डेल्टा एक्स क्या है, फाइनल माइनस, मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो 4 माइनस 1.9 यानी कि 2.1। तो यहाँ पर 16 गुणे में 2.1 प्लस 3.5 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको पता है, 43.04%। तो इसके साथ हमारा ये भी खत्म हुआ, ठीक है। अब बाबू बात क्या है कि सर ये जरूरी है, हमारे गुरुजी ने तो कहा है जरूरी नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर होने तो फिर आपको बताते हैं जरूरी है कि नहीं है, पर इतना इसको दिल जिगर जान से नहीं पढ़ना, बस फॉर्मूला देखना और डायरेक्ट एग्जाम में चल जाना। कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं है। इसी के साथ हमारा डायपोल मोमेंट खत्म हुआ, ठीक है। लेक्चर का लेंथ कितना हुआ है, कितना हो गया बाबू, 28 मिनट अभी तक का। उसको एडिट करके 23 मिनट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। अभी हम लोग क्या चालू करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको, मिनट से पहले नोट करिए इसको। हाँ बाबू, हाँ मेरी जान, आपके हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। सर ये कौन सा बला है जो हमें आज पता चला है। ओ, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है आपको पता है, ना ही वो आयनिक बॉन्डिंग होता है, ना ही वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, ना ही वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ना ही वो कोई और बॉन्ड होता है। वो होता है मेटेलिक बॉन्डिंग, यानी कि ऐसा बॉन्डिंग जो सिर्फ मेटल बनाता है, वो बॉन्डिंग का नाम क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग। आज हम लोग इसको एकदम एक नंबर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग की हम आपको तारीफ सुना देते हैं, ठीक है। 80% ऑफ द एटम आर मेटल। 80% से ज्यादा, जो 80% तक के जो एटम्स है कहां पर, पीरियोडिक टेबल में, वो क्या मेटल है। कोई समझे इसमें, कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हाई, उसके पास क्या रहता है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी रहता है हीट और इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने का, ठीक है। क्यों, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके पास क्या रहता है आपको पता है, हाई डक्टिलिटी, भैया स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैलिएबिलिटी, हाई डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है। और क्या रहता है, इलास्टिसिटी, और क्या रहता है, इलास्टिसिटी एंड लस्चर। खूबसूरती भाई बहुत रहता है लोग के अंदर, सब खूबसूरत है, पर ये लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सुनहरे खूबसूरत है, ठीक है। ये लोग वाइट ब्यूटी है, वाइट ब्यूटी।
डार्क ब्यूटी इज मोर ब्यूटियर देन व्हाइट ब्यूटी, माई एप्रिसिएशन। हाई डक्टिलिटी यानी कि बाबू वो लोग को ऐसे वायर्स में इजीली मोड़ा जा सकता है, मेटल्स है ऐसे लंबा किया तड़ाक से एकदम वायर के फॉर्म में ले। मेलेबिलिटी रप्पा रप्पा एकदम मस्त कटता है, ठीक है, शीट्स में। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है बाबू, 12th में पढ़े थे? नहीं पढ़े सर, बता देते हैं। जैसे ये एक है, ये क्या है, मान लीजिए मेटल है, इसको हम घींचे 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 घींचे, तो इलास्टिसिटी ये नहीं होता है कि वो कितना घिंचा गया, इलास्टिसिटी वो होता है कि घिंचाने वाला फोर्स, जैसे मान लीजिए हम घींच रहे थे, हम ये फोर्स हटा दिए तो कितना रिगेन कर लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। नहीं समझ में आया? एक बार हल्का सा 10 सेकंड पीछे करिए, समझ में आ जाएगा। ब्राइट लस्टर यानी कि जब आप उसको दिखोगे ना तो आपके आंख में एक सुनहरा सा चमक दिखेगा आपको, ठीक है, इतना खूबसूरत रहता है ये लोग। तो ये इसकी तारीफ है। चौथा तारीफ क्या है, आखिरी आखिरी तारीफ इसका क्या है कि ये क्या है, मतलब दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन बाय आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके अंदर ऐसा प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढ के निकाल दो तो मान गए आज आपको हम भी। एक्सेप्शन हो सकता है, उसके लिए हम आपको छोड़ देंगे एक आध ठो, निकाल दो मान जाएंगे आपको हम। तो क्या है, 80% ऑफ द एटम क्या है, मेटल है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी है, और लस्टर बहुत सुनहरा है। दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन बाय आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे एविडेंसेस कि ये आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे अलग है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो भैया नोट कर लिए होंगे, ठीक है। यहीं पर बता देते ना, एविडेंस अगेंस्ट आयोनिक बॉन्ड, कैसे मेटल बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से अलग हैं, उसका एविडेंस अभी हम आपको देते हैं, ठीक है। सर इसका एविडेंस क्या आपको पता है कि आयंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ionic compounds, sorry babu, ionic compound cannot conduct electricity in the form of solid, but metals can easily do that। भैया कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है, आयोनिक कंपाउंड नहीं कि जो आयोनिक बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर आप अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कर दिए, आयोनिक बॉन्ड्स मेनली क्या होता है, सॉलिड इन द फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं सॉलिड फॉर्म में, पर मेटल ये चीज करवा सकते हैं। कैसे सर, मेटल आपका मान लीजिए कॉपर क्या मेटल है, वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है, पर NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, क्लोरीन को तो बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड क्या है आपका, आयोनिक है, और NaCl से सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास करके दिखा जाए, मान जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पहला एविडेंस है, ठीक है। और एक पॉइंट है, यहाँ पर एक्सेप्शन भी बता रहे हैं, ठीक है। और ये इसका रीजन है, पर एक एक्सेप्शन क्या है कि आयोनिक compound can conduct electricity in the form of aqueous, in the form of ions। यानी कि सर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कब, जब आप उसको आयंस के फॉर्म में ला दोगे। आयंस के फॉर्म में ला दोगे, जैसे NaCl है उसको आप अलग अलग करके Na पे प्लस डाल दिए और Na प्लस, यानी कि वो जो सॉलिड है NaCl आप उसको तोड़ दिए और आपको क्या मिल गया, सोडियम का एक आयन मिल गया और क्लोरीन का एक आयन मिल गया, तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो। सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट, 3 इडियट्स याद है ना, जो उसमें उसका जो इंट्रोडक्शन मतलब जब आता है आमिर खान, तो जैसे डायरेक्ट उसमें करता है बल्ब वो ग्लो हो जाता है ओ माँ करके, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या बोलता था, बल्ब कैसे जलता है, पर आमिर खान हमें दूसरा का ही बल्ब उड़ा के दिखा दिया। चलिए कोई नहीं, अलग बात है। तो आयनिक कंपाउंड क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, कब, जब वो आयंस के फॉर्म में होगा, ठीक है।
और एनी कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं कर सकता है पर मेटल कर सकता है। तो ये क्या पहला एविडेंस अगेंस्ट आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आपको देखेंगे एविडेंस अगेंस्ट कोवेलेंट बॉन्ड। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिए होंगे ना बाबू, बाबू। कोवेलेंट बॉन्ड के पास ऐसा क्या है जो आयोनिक, जो मेटल को लैग कर जा रहा है, बता रहे हैं, उसे पूछ देते थोड़ा। एविडेंस अगेंस्ट सर आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है जो आप कोवेलेंट कंपाउंड के अगेंस्ट दे सकते हैं? इसका एविडेंस क्या है सर? कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, तो एविडेंस क्या अगेंस्ट कोवेलेंट कंपाउंड क्या सर? कि कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कैसे कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन को एकदम मस्त तरीके से शेयर करके रखे हो ओवरलैपिंग के साथ, अगर आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो आपका मन होगा उठ के और कोई काम करने का। और से कोवेलेंट कंपाउंड आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, दिल से दिल गले से गले लगा के बैठे हुए हैं, तो क्यों उठ के साला दूसरा जगह जाएंगे मगजमारी करने के लिए? सिंपल सा बात है भाई, जनरल ह्यूमन साइंस इन लोगों को पता नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो there is no free electron to conduct electricity। भाग मास्टर क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर तो रहता है ना, वो लोन पेयर रहता है तो लोन पेयर भी तो पेयर के फॉर्म में रहता है, दो ठो आपस में हाथ पकड़ के तो बैठा रहता है कम से कम। वो लोग का जिंदगी में आप क्यों तबाही मचा रहे हो? कोवेलेंट बॉन्ड इतना बदनाम है, एक तो लोन पेयर रखेगा तो दोनों एकदम हाथ पकड़ के बैठा देगा, खुद ओवरलैप करेगा तो गला से मिलके बैठेगा, तो कहां से ससुरा काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? तो ये रीजन हो जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटेलिक बॉन्ड आर नॉट, मेटेलिक बॉन्ड क्या है? आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, हैंस प्रूव्ड। ये भी क्या हो गया बाबू? प्रूव हो गया। अरे सर तो मेटेलिक बॉन्ड है क्या? वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए मेटेलिक बॉन्ड है क्या, अभी आपको वो बताएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, नोट कर। तो अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? पहले मेटेलिक बॉन्डिंग का तारीफ कैसे पहचानोगे? अब आप उसका तारीफ सुन ले तो आपको उसके अच्छे गुणों के बारे में बताएंगे। तारीफ यानी कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन करना। अब अच्छे गुणों, उसका प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सर लो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि सर लो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि सर लो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि सर यू कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। सर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव कर सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या बाबू? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने एनर्जी लगता है, उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मेटल तो भैया हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और जीवन में स्टेबल होना चाहता है, उसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स का? कि दे हैव क्या? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आप बेयर मिनिमम आप ये लोग को 200 किलो कैलोरी दे दोगे एनर्जी के फॉर्म में तो आराम से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देंगे। भैया ये बहुत कम है, बहुत कम है बाबू। और भी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तो 1000, 1200, 1400 रहता है। Na+, Na2+ के फॉर्म में चल जाता तो 1994 किलो कैलोरी पर मोल देना पड़ जाता है आपको एक इलेक्ट्रॉन को और निकालने के लिए। तो सोडियम 200 किलो कैलोरी दो, एकदम धड़ाक से एक इलेक्ट्रॉन आपके मुंह में मार के दे देगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी का थोड़ा हाई है आयोनाइजेशन एनर्जी,
मरकरी एक ऐसा ही मेटल है जो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है, इट इज द एक्सेप्शन। ओके ओके सर। सर दूसरा पॉइंट क्या है, मोर वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर क्या है, एक एक पॉइंट समझा दे रहे हैं बाबू। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि सर, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, ऑल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि भैया सब तो शुरुआत में रहते हैं मेटल लोग, जैसे पीरियड चालू होता है तो शुरुआत में रहते हैं, वहां पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा। अब इसको हम क्या तरीका समझें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यानी कि वो सामने वाले एटम को और तेजी से ना खींचे, बस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लो। तीसरा पॉइंट क्या है सर, मोर वैकेंट ऑर्बिटल देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, मोर वैकेंट ऑर्बिटल देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या सर, अभी आपको बता रहे हैं। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, अभी बता रहे पॉजिटिव, पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल, ये एस है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, इसका नाम क्या 1s, फिर 2s 2p 2s 2p 2p6 2s2 3s1 3p6 3d10, ठीक है 3d10। तो यहां पर सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3s1 में, यहां पर 3p6 में 3 ऑर्बिटल यहां पर इसके पास क्या है, खाली है, और 3d10 में यहां पर 5 ऑर्बिटल खाली है। यहां पर देखिए सोडियम केस में 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन चल गया, और एक s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक, उसके बाद p भी है d भी है, सब एकदम खाली बैठे हुए हैं, चिल मारो, ठीक है। तो 3p6 और इसका 3d10, यानी कि यहां पर 5 और 3 8 ऑर्बिटल तो यहां पर वैकेंट है, ठीक है। तो सोडियम में, इन सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड देयर आर 8 वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है p प्लस डी में। सर ये आप कैसे बनाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके देखो बाबू, नहीं तो मारेंगे रेप्टा कान के नीचे एकदम, उसको एकदम क्लियर करो। अरे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बात बता रहे, थोड़ा डरो हमसे, क्या आपकी उम्र क्या, तो क्या डरोगे नहीं। तो इन सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कहां पर, इन वैलेंस शेल, समझ जाना, एंड देयर आर 8 वैकेंट ऑर्बिटल, 3 तो p में भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन और 5 तो d में भी जा सकता है, यहां पर यही बता रहा हूं, ठीक है। ये सब क्या है बाबू, प्रॉपर्टीज है किसका, मेटल्स का। अब हम अपना मेटेलिक बॉन्डिंग बनता कैसे है वो समझाएंगे, ठीक है, कैसे होता है मेटेलिक बॉन्डिंग वो समझाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बाबू मेन खेला चालू होगा कि मेटेलिक बॉन्डिंग बनता कैसे है। सर आप दीदार करवा दिए, उसके खूबसूरती के बारे में बता दिए, उसके बारे में बता दिए, अब सर उससे हम बॉन्ड कैसे बनाए इसका रास्ता तो दिखाइए। जरूर दिखाएंगे यार, आप यहां तक पहुंच गए तो आपको रास्ता भी उसका तक दिखा देंगे। तो अब क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग बनता कैसे है, ना ही ट्रांसफर से बनता है, ना ही शेयरिंग से बनता है, ये इसका अपना ही तरीका है बॉन्ड बनाने का। सल्लू भाई, अपने सल्लू भाई, कितना देर हो गया बाबू, सल्लू भाई हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सल्लू भाई हम लोग का है मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे बनता है आपको पता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये क्या सोडियम है, तो ये क्या 2,8,1, ठीक है। अगर अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे, मेटलिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो ये क्या हो जाएगा 2,8। तो Na+ का नाम क्या है पता है आपको, कर्नल। उड़ी बाबा, कर्नल क्या होता है सर, कर्नल ये होता है जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल। जय हिंद। क्या बोलते हैं, कर्नल, ठीक है। एक काम करेंगे आप लोग, तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही, कोई भी डाउट है जरूर से कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। चैनल में तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू। एक डिस्क्लेमर, रुको, एक डिस्क्लेमर दे दे। डिस्क्लेमर क्या देंगे सर आप, कर्नल क्या होता है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन
जब एक इलेक्ट्रॉन क्या है छूट जाए अपने सेंट्रल एटम से तो उसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो कल आइएगा। और हाँ, रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई होता है वायर में, कैसे होता है, ये कर्नल अप्लाई करता है, ये चाचा कर्नल, जय हिंद जय भारत वाला कर्नल अप्लाई करता है। ठीक है, तो भाई चैनल पे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बने रहो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक